नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम कक्षा 10 पाठ संख्या 2 अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन कर रहे थे। इसे पिछली क्लास के अंदर हमने अम्लों के कुछ गुण पढ़े थे, क्षार के कुछ गुण पढ़े थे, अम्ल क्षार में अंतर देखा था और इनके अंतर को पता करने वाले सूचकों के बारे में पढ़ा था। आज हम अम्ल और क्षार के कुछ रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे और कुछ हम एक्टिविटीज के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आज लिया है वो है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। और सबसे पहले जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ली है या एक रिएक्शन है वो है अम्ल की क्रिया एसिड की क्रिया मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ। जब भी धातु की क्रिया कराई जाएगी अम्ल के साथ तो आप हमेशा ध्यान दें लवण बनेगा और कौन सी गैस मुक्त होगी, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बिल्कुल आप ये माइंड में, ये जो रिएक्शन बेसिक रिएक्शन है, स्ट्रक्चर है, ये आप माइंड में बैठा लें कि अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये आप अच्छी तरह माइंड के अंदर आप बैठा लें। जैसे अगर यहाँ HCl की क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराऊं तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ चूंकि हाइड्रोजन 2 है तो H2 गैस बाहर निकलती है। ये बेसिक नियम है। तो हम आप इसी याद रखें, इससे बहुत सारी अभिक्रिया, आप इससे कितनी भी अभिक्रिया बना लोगे, ध्यान क्या रखना है अपने को? ध्यान रखना है कि अम्ल की क्रिया हो रही है, धातु के साथ हो रही है और लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो रही है। अम्ल, यहां उदाहरण देखिए कि जिंक के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएं, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएं तो बनेगा क्या? बनेगा जिंक क्लोराइड। और कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस यहां पर मुक्त होगी। अगला एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई है सोडियम के साथ, सोडियम धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो बनेगा क्या? लवण बनेगा। NaCl, नमक, सोडियम क्लोराइड, ये लवण है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आगे की एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी के अंदर अपने को उपकरण में दर्शाए अनुसार सेट करें। एक प्रणाली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लें। 5 ml क्या लिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, H2SO4 लिया है, डाइल्यूट करके लिया है उसको। इसमें जिंक का कुछ डाला, दाने डाले हमने, क्या मिलाया? इसमें जिंक मिलाया है। जब जिंक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। याद रह जाएगा वापस। तो अब यहाँ कुछ प्रश्न बनाए हैं इसने। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या डाला? जस्ता डाला। अब प्रश्न क्या बनाया है कि धातु की सतह पर आप क्या देखते हैं? धातु की सतह पर कुछ बुलबुले बाहर निकलते हैं। तो बुलबुले कौन सी गैस के निकलते हैं? हाइड्रोजन गैस के निकलते हैं। जिंक के दानों की सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। साबुन के घोल में बुलबुले क्यों बने? क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहां निकली है ना। यहाँ हाइड्रोजन गैस के बने बुलबुले बने हैं। ये प्रश्न है, यहाँ पर उत्तर नहीं है, ये यहाँ क्या है? प्रश्न था हमारा। अगला, हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले बनते हैं। यहाँ गैस से भरे बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं। अगर हम वो जो गैस निकल रही है, जो बुलबुले निकल रहे हैं, उनके पास अगर मोमबत्ती ले जाएं, है ना, ये बीकर है भाई, देख लो के अंदर हमने क्या डाल दिया? हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल पहले से है, इसमें हमने टुकड़े डाले हैं किसके? जस्ते के। तो यहाँ पर हमारे को बुदबुदे दिखाई देंगे, बुलबुले दिखाई देंगे, छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे, छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे। और ये दाने किसके हैं? ये H2 गैस के हैं। और इस H2 गैस के पास यदि हम मोमबत्ती ले जाएं जलती हुई ज्वाला, तो चूंकि बुदबुदे से निकल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे को एक ध्वनि सुनाई देगी पॉप की, या आवाज उत्पन्न होगी चटचट की। ये जो पॉप की ध्वनि या जो चटचट की ध्वनि है, ये कौन सी गैस निकल रही है सल्फ्यूरिक अम्ल से?
हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जिसके कारण ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है पॉप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप एक्टिविटी करोगे तो इस ध्वनि को भी सुन पाओगे। पॉप की ध्वनि किस कारण निकल रही है, क्योंकि इससे कौन सी गैस मुक्त हो रही है, इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अगर हम इसका परीक्षण करें तो यहाँ हम जो ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमने पहले चित्र बनाया था, ये एक परखनली ली, परखनली के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, अंदर जस्ते के टुकड़े डाल दिए। जब हमने टुकड़े डाले तो क्रिया शुरू हुई। क्रिया कौन सी हुई, अम्ल के साथ धातु की क्रिया, जिससे क्या बनने लगा, लवण बनने लगा। और साथ में कौन सी गैस मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मुक्त हुए। इस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से पानी में डाले तो बुलबुले निकलने शुरू हो गए यहाँ। और जब हम इसके पास में मोमबत्ती ले गए तो यहाँ पर फट फट की आवाज आना शुरू हो गई। यही ये बात कर रहा है। क्रियाकलाप को यदि HCl, HNO3 और एसिटिक एसिड के साथ भी चल आए तो बुलबुले जो हैं वो तेजी से निकलने लगेंगे। तेजी से क्यों, क्योंकि जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही तेजी से कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जितना एसिड क्या होगा, प्रबल होगा, ही हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस का जो परीक्षण है या हाइड्रोजन गैस की जांच है, उसके लिए हम क्या ले जा रहे हैं, हम जलती हुई मोमबत्ती उसके पास में ले जा रहे हैं। एक कौन सी ध्वनि पैदा होगी, पॉप पॉप की ध्वनि आएगी। और यही क्या बताती है कि कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बिल्कुल बैठ जाएगा दिमाग के अंदर, हाइड्रोजन गैस निकलती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। एक एक्टिविटी देखते हैं यहाँ, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें चेंज कर लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें दानेदार जस्ते के टुकड़े हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, NaOH डाला है, NaOH डाला है, रिएक्शन लिखी हुई है अपने पास, लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में जस्ते के टुकड़े यानी क्या डाला है, जिंक डाला है। अब जिंक जो है यहाँ संतुलन के लिए 2 लगा लिया अपन ने। कौन सी गैस अपन बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पहले अम्ल के साथ क्रिया कर रहे थे, अब हम क्षार के साथ क्रिया देख रहे हैं। किसके साथ क्रिया देख रहे हैं, क्षार के साथ। NaOH क्या है, क्षार है। क्षार की क्रिया किसके साथ देख रहे हैं, धातु के साथ देख रहे हैं। जब हम क्षार की क्रिया धातु के साथ करें तो ये लवण प्राप्त होता है, लवण का नाम है सोडियम जिंकेट। नाम याद रह जाएगा दोस्तों, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। और कौन सी गैस मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। वापस हम देखते हैं, दोनों में सेम है। बेसिक चीज याद रखनी है, अम्ल की क्रिया धातु के साथ करने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्षार की क्रिया धातु के साथ करने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखनी है। यहाँ पर भी कौन सी गैस मुक्त हुई है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। यदि कार्बोनेट्स लें और उसकी अम्ल के साथ क्रिया कराएं, देखो पहला हमने क्या लिया, अम्ल की धातु के साथ क्रिया ली। दूसरे नंबर पे हम क्या ले रहे हैं, कार्बोनेट्स ले रहे हैं धातु के, कि हमने अगर अम्ल के साथ क्रिया कराई तो लवण तो बनेगा, अब की बार हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है। अगर हम अम्ल की क्रिया धातु के साथ करा रहे हैं तो लवण और हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ अम्ल के स्थान पे क्या ले लिया हमने, अम्ल तो लिया, धातु के स्थान पे धातु के कार्बोनेट ले लिए। कार्बोनेट किसे बोलते हैं, कार्बोनेट CO3 इसे कार्बोनेट बोलते हैं। इसको अपने दिमाग से निकाल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, अपने CO3 को याद रख लेते हैं, कार्बोनेट CO3। तो जब CO3 टूटे तो इसमें CO2 और O निकले, हाइड्रोजन पहले से निकल रही है, तो अब साथ में क्या बनेगा, लवण तो दोनों में बन रहा है, लवण तो इसमें भी बन रहा है, लवण यहां भी बन रहा है, लवण दोनों में बन रहा है, लेकिन यहां साथ में CO2 और जल भी बनता है। वो चीज समझाना चाह रहा हूं आपको बच्चों। जाए पहली रिएक्शन देखी हमने, धातु की अम्ल के साथ क्रिया हो तो लवण बनेगा और साथ में कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन। यही क्रिया क्षार के साथ होगी। दूसरे प्रकार की क्रिया अभिक्रिया जो हमने देखी कि धातु न लेकर हम ले अगर धातु कार्बोनेट, क्या ले दोस्तों, धातु कार्बोनेट, और उसकी क्रिया अम्ल के साथ कराएं
तो कॉमन चीज क्या रहेगी यहाँ, फिर से क्या बनेगा, लवण बनेगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन की जगह जल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यहाँ कौन सी गैस निकल रही थी, यहाँ गैस निकल रही थी हाइड्रोजन, यहाँ कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हमने क्या लिया है, धातु, यहाँ हमने क्या लिया है, धातु कार्बोनेट। दोनों में अंतर है, जब धातु लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, जब धातु का कार्बोनेट लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। कार्बोनेट में CO2, क्योंकि कार्बोनेट इटसेल्फ ये होता है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और CO2 मुक्त होती है, ऑक्सीजन चली जाती है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं अपन, यहाँ तो धातु कार्बोनेट है, उसकी अम्ल के साथ क्रिया दिखाई है, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक प्रणाली में तो सोडियम कार्बोनेट लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तो इससे NaCl, H2 और CO2 मुक्त हो गया। प्रणाली बी NaCO3 के बाद सोडियम बाई कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट है, लेकिन ऊपर वाला है सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ है सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं अपन। अभी इन सबके उपयोग, सबके कार्य अभी इसी लेसन में पढ़ना है अपने को, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जब सोडियम कार्बोनेट है तब भी NaCl बन रहा है, जल बन रहा है, CO2 बन रहा है बाई कार्बोनेट से भी, तो यहाँ बन क्या रहा है, वही बात, लवण बन रहा है, जल बन रहा है, और कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है। यहाँ ये कह रहा है गैस को चूने के पानी में डालें, चूने का पानी, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, इसमें पानी मिला दिया तो बुझा हुआ चूना। तीनों सूत्र आपको रिएक्शन को याद रखना है। बुझा हुआ चूना पहले पार्ट में इंपॉर्टेंट था, तो साइंस में बार बार आएगा। नंबर 1 चूना, नंबर 2 बिना बुझा हुआ चूना, नंबर 3 बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर किस में प्रवाहित किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब बुझा हुआ चूने में। तो क्या देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 डाली तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जल मुक्त बाहर हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद रंग का अवक्षेप बनता है चूना पत्थर का, और ज्यादा मात्रा में अगर हम CO2 मिलाएं तो पानी में घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण अब पानी जो है थोड़ा साफ सफेद हो जाता है। क्या बनता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, इन सब का सूत्र यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, CO2 बनाता है और जल बनाता है। अभी हमने बात करी थी CO2 और जल। आगे प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट की अम्ल, क्लोराइड लिख गया है, यहाँ कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो CaCl2 बन जाता है, और साथ में वही कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर कैल्शियम क्लोराइड और CO2 और जल मुक्त होते हैं। बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं, यही क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएं, यहाँ थोड़ा सा नाइट्रिक अम्ल में H पहले लिख लिया है, यह 2NH2HNO3 थोड़ा लिखा हुआ है, 2HNO। यहाँ पर विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होती है वो पीछे लिखा जाता है, जिसकी विद्युत ऋणता आगे होती है वो आगे लिखा जाता है। और सामान्य व्यवस्था में जो धनी आदमी होता है, पैसे वाला होता है, उसको आगे बैठाते हैं। सबसे ज्यादा पैसे वाला इन तीनों गैसों में हाइड्रोजन है, इसलिए इसको आगे लिखना है, ये ध्यान रखने की। क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएं, सभी के अंदर क्या बन रहा है, CO2 और जल मुक्त हो रहा है।
आगे देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है, अच्छे से याद करनी है, समझ में लानी है। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कौन सी है? जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, यानी इतनी देर हम किसी की कार्बोनेट से करा रहे थे, अम्ल से करा रहे थे, धातु से करा रहे थे, अब हम अम्ल की क्रिया सीधी सीधी किससे करा रहे हैं? क्षार की क्रिया से करा रहे हैं। जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। यहां हमने देखा था अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन, क्षार की धातु से क्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन, ये 2-3 रिएक्शन ली थी अपन ने। ये धातु की अम्ल से क्रिया कराई तो क्या बना? लवण और हाइड्रोजन बना। धातु की अम्ल से क्रिया कराई, लवण और हाइड्रोजन बना। धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराई तो लवण, हाइड्रोजन ऑक्साइड और CO2 बना। तीसरा प्रकार अब इसमें अपन देखें, तीसरा प्रकार हम इसे देखें कि यदि हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराएं, बच्चों भूलना मत इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, लवण और जल बनता है। अम्ल की क्रिया किससे कराएं? क्षार से कराएं तो लवण और जल बनता है। पहली इंपॉर्टेंट बात रासायनिक गुणधर्म में, धातु की क्रिया अम्ल से कराएं, क्या बनेगा बच्चों? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराएं तो लवण बनेगा, CO2 गैस बनेगी और H2O मुक्त होगी। अम्ल की क्रिया किससे करा दे? क्षार से करा दे तो लवण और जल बनेगा। ये तीनों बातें आपको जागते सोते पूरे जब तक आप 10th में हो अच्छी तरह कंठस्थ रखनी है। आगे देखते हैं, वापस मेन टॉपिक पे आ जाते हैं अपना। उदासीनीकरण क्रिया, जब अम्ल की क्रिया क्षार से क्रिया कराई जाए, यहाँ NaOH क्या है? क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है नाम इसका, HCl हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक है। दोनों की क्रिया कराएं तो H और OH मिलकर क्या बनाएंगे? जल का अणु, NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी ये क्या बना? लवण, और क्या बन गया? जल बन गया। एक एक्टिविटी है जिसमें 2 ml NaOH लिया है और उसमें फिनाफ्थलीन का विलयन डाला है। देखो दोस्तों, हमने एक एक्टिविटी करी थी हमने एक करी थी, लगभग इस टेबल में करी थी, फिनाफ्थलीन वाली। इस एक्टिविटी में क्या था? फिनाफ्थलीन जो है वो अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं कर रहा, अम्ल को क्या बनाता है? बेरंग बनाता है। लेकिन क्षार को फिनाफ्थलीन कैसा रंग दे देता है? गुलाबी दे देता है, लाल से गुलाबी, याद रह जाएगा, पिंक कलर। कौन कर रहा है ये क्रिया? फिनाफ्थलीन कर रहा है। ये हम एक्टिविटी कर चुके हैं, इसी पे बेस्ड वापस अपना प्रश्न है। क्या है अपना कि हमने अब की बार क्या लिया है? क्षार लिया है और उसमें क्या लिया है? फिनोफ्थलीन। तो ये क्या रंग लाएगा बेटा? ये गुलाबी रंग लाएगा। तो अपना विलियन का रंग कैसा हो जाता है? तो विलियन का रंग कैसा हो जाता है भाई? गुलाबी हो जाता है। अगला सवाल, अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? HCl ऐड करते हैं। अब जब HCl ऐड करते हैं यानी अम्ल ऐड करते हैं, तो अब हमने टेबल में भी देखा था, अम्ल ऐड करने पर क्या हो जाता है? बेरंग हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, कलर चला जाता है। टेबल में देखा था, बेरंग शब्द लिखा हुआ था, तो गुलाबी रंग बदलता है, गायब हो जाता है। एसिड मिलाने के बाद फिनोफ्थलीन का रंग क्यों बदल गया? फिनोफ्थलीन एक दुर्बल अम्ल है जो क्षार के साथ कैसा देता है रंग? गुलाबी, और अम्ल को क्या बनाता है? बेरंग कर देता है। ये अपना इसका कंक्लूजन है। फिनोफ्थलीन क्षार के साथ कैसा लाल से गुलाबी रंग देता है और अम्ल को कैसा बना देता है? बेरंग कर देता है। बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर रखना। अब उपरोक्त मिश्रण में वापस NaOH की बूंदे डालें। NaOH क्या है? क्षार है। जैसा हम क्षार डालेंगे, क्या फिनाफ्थलीन का गुलाबी रंग फिर से प्रकट होता है? जैसे ही हम क्षार डालेंगे तो वापस ऐसा रंग कैसा होने लगेगा? गुलाबी। तो हमारा उत्तर जाएगा हाँ बिल्कुल, गुलाबी रंग वापस प्रकट होने लगता है। आगे ऐसा क्यों हुआ होगा?
जब हम क्षार की मात्रा में वृद्धि कर दें तो विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय होने लगता है, और क्षारीय विलयन जो है वो एसिड का प्रभाव निरस्त कर देता है। यहां हम उदासीनीकरण अभिक्रिया देखें, क्षार की अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो लवण और जल बनता है। बिल्कुल बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ क्षार है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, यहाँ सोडियम नाइट्रेट बनेगा और जल बनेगा। यहाँ पर भी ये अम्ल है बेटा, ये क्षार है, ये यहाँ लवण बना और इसके साथ में जल बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई है, यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं। ये भी क्या है, क्षार है जिसकी क्रिया अम्ल से करा रहे हैं। यहाँ सोडियम सल्फेट बन रहा है जो लवण है, और साथ में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक बात वही चल रही है। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद क्या होते हैं, लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट इस पार्ट का नाम ही अम्ल क्षार लवण है। तो अम्ल और क्षार के बीच में यदि क्रिया होगी तो क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आगे देखते हैं अगला। धातु ऑक्साइडों की अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो भी क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। एक एक्टिविटी है कि कॉपर ऑक्साइड लिया है बीकर में और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है। कॉपर ऑक्साइड CuO सूत्र होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। तो कैसा रंग होगा घोल का, घोल का रंग हो जाएगा नीला हरा। कैसा रंग हो जाएगा बेटा, नीला हरा रंग हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉपर क्लोराइड बनने लगेगा। रिएक्शन भी लिख दी है हमने, कॉपर क्लोराइड बनने लगेगा। सभी धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही होता है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण और जल मुक्त होगा। यही है यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर फेरस ऑक्साइड ले रहे हैं जिसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया बना रहे हैं। यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा, लवण और जल बनेगा। कोई एक्टिविटी में ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लवण और जल बन रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी लवण और जल बनेगा। अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं अपन ने। अब हमने कराई है क्षारक की क्रिया कराई है अधातु ऑक्साइड के साथ। ये क्या है, NaOH क्षारक है की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराई है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बनेगा, लवण और मुक्त क्या होगा, जल बनेगा। तो जल का अणु बाहर निकालने के बाद में सोडियम कार्बोनेट ही बचता है। अगला अपना प्रश्न है, पीतल और तांबे के अगर बर्तन है उसमें दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। दोस्तों दही और खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, दही और खट्टे पदार्थ अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। तो इनकी प्रकृति जो है वो कैसी है, अम्लीय है। कैसी प्रकृति है, अम्लीय है। इनको हम कहाँ रख रहे हैं, पीतल और तांबे के साथ। क्या अम्ल पीतल और तांबे के साथ क्रिया कर सकते हैं, क्या अम्ल पीतल और तांबे के साथ क्रिया कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि इन पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में रखें तो धात्विक लवण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, धात्विक लवण बन जाएंगे, जिससे भोजन जो है वो दूषित हो सकता है। वो धात्विक लवण हमारे को नुकसान कर सकते हैं और हम क्या हो सकते हैं, पेट में खराबी आ सकती है और बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन खट्टे पदार्थ, खट्टी चीजों को पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धातु के साथ अगर हम अम्ल की क्रिया कराएं तो कौन सी गैस निकलती है, हमने पढ़ा था धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराएं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये हम पहली रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हमने पढ़ा भी था कि चटचट की ध्वनि के साथ वो चलेगी, पॉप की ध्वनि आएगी। अपनी बुक जो ध्वनि दे रही है वो पॉप नाम से दे रही है। कोई धातु यौगिक ए है, धातु यौगिक ए है जिसकी क्रिया HCl से करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और ये गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। अब यहाँ देखना है, बुदबुदाहट के साथ जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने वाली कौन सी गैस है, CO2। जलाने में सहायक कौन है, O2। पॉप की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है, H2। ये आपको ध्यान रखना है।
मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कौन सी? CO2। जलाने में सहायक गैस कौन सी? O2। पॉप की ध्वनि के साथ जलने वाली कौन सी? H2। तो यहाँ इसने कहा कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती, बुझाने वाली कौन है? CO2 है। यहाँ बनने वाला एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है, ये Cl2 है। तो हम जब बात कर रहे हैं, ये लवण है, ये CO2 है और ये जल बन रहा है। इसकी क्रिया होगी धात्विक कार्बोनेट की, पढ़ा था ये। धात्विक कार्बोनेट की क्रिया जब किससे होती है? अम्ल से होती है। तो क्या क्या बनते हैं? लवण बनता है, जल बनता है और CO2 बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना पत्थर कर रहे हैं, उसकी क्रिया अम्ल के साथ कराएं तो कैल्शियम क्लोराइड जिसे लवण कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। दोस्तों, प्रकार हमने अम्ल और क्षारक के कुछ गुणधर्म पढ़े हैं। आगे हम अम्ल और क्षारक के बीच में समानताएं देखें। अगर हम अम्ल और क्षारक के बीच में समानता ये है कि अम्ल जो है और क्षार दोनों जो है जलीय विलयन के अंदर अगर हम मिलाएं तो दोनों जलीय विलयन में किसका कार्य करते हैं? चालन का कार्य करते हैं। दोनों जलीय विलयन के अंदर घोल में विद्युत का चालन करते हैं। यदि हम इनके पास में बल्ब को ले जाएं, परिपथ कंप्लीट करें तो बल्ब जलेगा। अगर उसे स्रोत से जोड़ें, यानी ये चालन का कार्य करते हैं। लेकिन जिस जल को डाला जाए वो शुद्ध जल चालन नहीं होता। और अगर हम बात करें अम्ल की क्रिया या क्षार की क्रिया की बात कराएं तो दोनों में क्या बन रहे हैं? लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ हमने एक चित्र लिया है, चित्र के अंदर 6 वोल्ट की बैटरी ली है, 6 वोल्ट की बैटरी और 2 कीले ली है, उनको उनसे जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में हमने बल्ब से जोड़ा है, कुछ तनु HCl डाला है जिससे विद्युत का क्या हो जाए? चालन करने लगे। कोई भी अम्ल डाल सकते हैं चालन के लिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी इसको दोहरा सकते हैं। यहाँ HCl भी डाल सकते हैं, बुक में शायद सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, वो भी डाला है। बैटरी ली है, कीले ली है और विलयन के अंदर डाल दिया है। क्या होगा? हम क्या देखते हैं? दोनों ही स्थिति में बल्ब जलने लगता है। आयनों द्वारा अम्लीय घोल के माध्यम से विद्युत प्रवाह होता है। ग्लूकोज और एल्कोहल का घोल लें और उसके साथ ये प्रयोग करें तो क्या देखेंगे? अगर हम यहाँ पर क्या लें? ग्लूकोज लें या एल्कोहल लें तो बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलता? क्योंकि ग्लूकोज और एल्कोहल बिजली का चालन नहीं करते। अगर हम बात करें HCl की तो यहाँ एक धनायन और एक ऋणायन से चालन बन जाता है। जब बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल की तो H+ और HSO4-। अगर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल की तो H और NO3, धनायन और ऋणायन स्पष्ट बन जाते हैं इनमें। लेकिन ग्लूकोज में और एल्कोहल में ऐसा नहीं होता, इससे वह चालन नहीं दर्शाते। अम्ल व क्षारक दोनों जो है वो जल में विद्युत का चालन करते हैं। दोनों जो है वो विद्युत में जल में विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों जो है, इंपॉर्टेंट बात यही आज अपना क्लास समाप्त करेंगे इसी महत्वपूर्ण बात के साथ में कि अम्ल और क्षारक अगर दोनों को जल के अंदर डाला जाए, अलग अलग में बात कर रहा हूँ, जलीय विलयन में डाला जाए तो दोनों चालन प्रदर्शन करेंगे। हम अगर ये परिपथ इसको पूरा करते हैं तो अम्ल और क्षारक दोनों जो है वो विद्युत का चालन करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार हमने कुछ रासायनिक गुणधर्म देखे थे और क्षार के देखे थे। आगे कुछ हम और इनके गुणधर्म देखेंगे, जैसे चालन का गुणधर्म देखेंगे, संक्षारण के बारे में और भी जो गुण हैं उनका अध्ययन हम करेंगे इस लेसन के अंदर। अभी तक हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, में कौन सा पदार्थ बनता है और कुछ एक्टिविटीज देखी है। और आप इन वीडियोस को, इन क्लासेस को और इन नोट्स को अपने साथियों के साथ शेयर करें, अधिकाधिक बच्चे निःशुल्क क्लास का लाभ ले पाएँ। क्लास पूर्णतः निःशुल्क है। आप क्लास को पढ़ें, अपने साथियों को भेजें और नोट्स आप उनके साथ शेयर करें। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सभी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे भी हम डाल रहे हैं, गूगल पे भी हम सारा नोट्स अवेलेबल है आपके। तो आप ये नोट्स देखें, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी प्रश्न हम छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे एक्टिविटी से रिलेटेड प्रश्न हो, चाहे पाठ की बेसिक अभिक्रिया रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न हो,
तो हम सभी प्रश्नों को इसमें समावेश कर रहे हैं, बच्चे जो हैं, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।